If you want more videos on your studies, don't forget to like and hit the bell icon. We are always there for you. द रट्रैप एक चूहेदानी विक्रेता की कहानी है जो बहुत गरीब जीवन जीता है क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम है। उसे पेट पालने के लिए चोरी और भीख का सहारा लेना पड़ता है। वह इस पूरी दुनिया में अकेला है और दुखी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए वह तरह तरह के विचार बुनना शुरू कर देता है। इनमें से एक विचार पूरी दुनिया को एक बड़ी चूहेदानी के रूप में देखने का है। उनके विचार हैं कि दुनिया हमें जीवन की सुख सुविधाओं के रूप में विभिन्न प्रकार से चारा प्रदान करती है। यह बदले में हमें दुनिया के जाल में फंसाता है और हमें विभिन्न प्रकार के दुखों की ओर ले जाता है। हर रात पेडलर को आश्रय की तलाश करनी होती थी क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं होता है। एक शाम उन्हें एक पुराने क्रोफ्टर ने शरण दी। अगली सुबह उसने अपने गाय के दूध को बेचकर जो पैसे कमाए थे उसे पेडलर ने चोरी कर लिया। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पेडलर ने जंगल के माध्यम से रास्ता चुना जो कि एकांत में था, लेकिन जल्द ही उसने खुद को जंगल में फंसा पाया क्योंकि वह घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। बाद में वह एक लोहे की मील का रास्ता ढूंढता है और वहां शरण लेता है। कुछ असामान्य होता है। आयरन मास्टर उसे एक पुराने दोस्त के रूप में गलती से पहचानता है और उसे अपने घर आमंत्रित करता है। पकड़े जाने के डर से बेचारा पेडलर घर जाने से मना कर देता है। जल्द ही उन्हें आयरन मास्टर की बेटी द्वारा आमंत्रित किया जाता है। हालांकि आयरन मास्टर को सच्चाई का पता लग जाता है, लेकिन उसकी बेटी उसे पेडलर को बाहर करने के रोक लेती है और क्रिसमस पर अपने घर में रखने के लिए मना लेती है। क्रिसमस के अगले दिन जब लोहे के मालिक और उसकी बेटी चर्च का दौरा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह आदमी एक चोर है जिसने पुराने क्रोफ्टर से पैसे चुराए थे। आयरन मास्टर और उसकी बेटी एक चोर को शरण देने के लिए पश्चाताप करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि उस समय तक उसने क्या क्या सामान चुराया होगा। यहाँ चोरी करने के बजाय एक मोड़ आता है। पेडलर ने आयरन मास्टर की बेटी को एक रैट्रैप गिफ्ट किया। वह धन्यवाद पत्र और रैट्रैप के अंदर चुराए गए धन को पाती है। पेडल ने एडला को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया और उसे चोरी के पैसे को वापस करने का अनुरोध किया। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि इंसान में अच्छाई कभी भी आपके अच्छे कामों से जागृत हो सकती है। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियां बेचता था। ये चूहेदानियां उसके द्वारा अपने खाली समय में बनाई जाती थी। वह भंडार या बड़े खेतों से भीख मांग कर आवश्यक सामग्री इकट्ठा करता था। फिर भी उनका व्यवसाय उन्हें कोई लाभ नहीं कमा रहा था। इसलिए जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कुपोषण के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खिंच गए थे और उसकी आंखों में भूख आसानी से देखी जा सकती थी। रैट्रैप विक्रेता का जीवन बहुत दुखद और उबाऊ था। वह बेघर था और धीरे धीरे भारी पैरों के साथ वह सड़क पर चला गया, अपने ही विचारों में खो गया। लेकिन एक दिन वह विचारों की एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसने बहुत दिलचस्प पाया। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया में भूमि, समुद्र, शहर और गांव शामिल हैं जो एक चूहेदानी के ही समान हैं। उसने सोचा कि इस दुनिया के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। यह केवल पनीर और पोर्क की तरह एक प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चारा के रूप में पेश करते हैं। तो उनके अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति खुशी, भोजन और आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है, वह एक बार इस झंझट में फंस जाता है जिसे दुनिया के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कोई भी कभी भी रैट्रैप विक्रेता के लिए दयालु नहीं था। इसलिए वह दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा। यह उसके लिए पसंदीदा शगल बन गया। सुस्त क्षणों के दौरान इन विचारों ने उसे खुश कर दिया। इसलिए वह उन लोगों के बारे में बुरा सोचता रहा जो उससे परिचित थे। वह उन लोगों की कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीजों के झंझट में फंसे थे और वे भी जो इसमें फंसने वाले थे। एक शाम चूहेदानी विक्रेता बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसने एक छोटी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वह झोपड़ी तक गया और रात को आश्रय पाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। आमतौर पर उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत बूढ़े व्यक्ति ने उसकी कुटिया में किया। वह पत्नी और बच्चों के बिना एक अकेला बूढ़ा आदमी था।
बूढ़ा उस रात उसका साथ पाकर खुश था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए कुछ दलिया दिया और फिर अपने तंबाकू को अतिथि के साथ साझा किया। इसके बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। चूहेदानी विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपने दलिया को साझा करने में उदार था, बल्कि अपने रहस्यों को भी। वह उसे बताता है कि वह एक अमीर आदमी था जब वह किराए के खेत पर काम करता था। चूंकि वह अभी बूढ़ा था और काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे अपने जीवन यापन के लिए अपनी गाय पर निर्भर रहना पड़ा। जिस फैक्ट्री में पनीर और क्रीम का उत्पादन होता था, उसे बेचने के लिए गाय ने हर रोज पर्याप्त दूध दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह पिछले महीने गाय के दूध के कारण 30 क्रोनर अर्जित करने में सक्षम था। रेट्रैप विक्रेता बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता था कि एक गाय उसे इतना कमा सकती है। इसलिए बूढ़े आदमी ने एक चमड़े की थैली ली, जो एक खिड़की पर लटका हुआ था, और प्रत्येक में 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले जो पुराने थे और कुचल गए थे। उसने अपनी मुद्रा पर विश्वास करवाने के लिए उन मुद्रा नोटों को दिखाया और फिर उन्हें थैली में वापस रख दिया। अगली सुबह पेडलर और बूढ़ा व्यक्ति दोनों जाग गए, क्योंकि क्रॉपर अपनी गाय को दूध देने की जल्दी में था। यहाँ तक कि रेट्रैप विक्रेता ने भी महसूस किया कि चूंकि घर का मालिक जाग गया था, इसलिए उसे बिस्तर भी छोड़ देना चाहिए। वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर आए। बूढ़ा दरवाज़ा बंद कर अपने काम पर चला गया। पेडलर ने भी उसे धन्यवाद दिया और अपने तरीके से चला गया। लगभग आधे घंटे के बाद रेट्रैप विक्रेता कुटीर में लौट आया और उसने खिड़की के कांच को तोड़ दिया जहां थैली लटका दी गई थी। उसने पैसे चुरा लिए, उसे अपनी जेब में रख लिया, थैली वापस अपनी जगह पर टांग दी और चला गया। अपनी जेब में पैसा होने से वह पेडलर खुश था। उसने तब जंगल से गुजरने के बारे में सोचा, क्योंकि राजमार्ग पर चलना असुरक्षित था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसलिए शुरू में जंगल से चलना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके लिए भ्रमित हो गया, क्योंकि वह अपना रास्ता भूल गया था। उसने सही दिशा में चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ ही उसने खुद को एक ही जगह पर बार बार पाया। इस समय वह सोचने लगा कि अब वह भी अन्य लोगों की तरह ही दुनिया के जाल में फंस गया है। उसे उस पैसे के फरेब ने मूर्ख बनाया है जो उसने बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे शाखाओं से भरा जेल हो। यह एक अगम्य जेल की तरह था। दिसंबर का महीना होने के साथ ही जल्दी अंधेरा छा गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जंगल से बचने की उसकी उम्मीद कम होती गई। उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ गया और इसलिए उनकी आशाहीन होने की भावना भी बढ़ गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और इतना थक गया और घबरा गया कि उसने सोचा कि यह उसका अंतिम क्षण था। और बार एक आदमी था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियां बेचता था। जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ये चूहेदानियां उसके द्वारा अपने खाली समय में बनाई जाती थी। यह एक तेज ध्वनि थी जो भंडार या बड़े खेतों से भीख मांग कर आवश्यक सामग्री इकट्ठा करता था। उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि ये आवाजें एक लोहे की उनका व्यवसाय थोड़े के कोई लाभ नहीं कमा रहा था। उसने सोचा कि वह कुछ लोगों को पास में उसे भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। इस विचार के साथ उन्होंने कपड़े पुराने और फटे और ध्वनि की दिशा की ओर बड़ी कठिनाई के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खिंच गए थे। रामजो आयन आंखों में बड़ा संयंत्र था जो कुछ साल पहले बंद हो गया था। रेट्रैप विक्रेता का जीवन बहुत दुखद रोलिंग मिल और एक फोर्ज था। वह बेघर था और धीरे-धीरे सामग्री ले जाने वाली लंबी वह सड़क पर चली हुई नावें नहर के नीचे आ जाती खो गया, जिससे मिल और सर्दियों में सामग्री वह विचारों की एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसने बहुत दिलचस्प पाया। परिवहन के कारण कोयले की आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में समय के पास आया कि पूरी दुनिया में अंधेरी शाम समुद्र, मास्टर स्मिथ शहर और उनके सहायक अंधेरे फोर्ज में बैठे चूहेदानी के पास बनाया गया था। उसने सोचा कि एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे। यह केवल पनीर और दोनों पिघायरन एक प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं था जिसे आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे, जिसे एवेल पर रखा गया था। तो उनके अनुसार टॉप के साथ से ही कोई व्यक्ति खुशी, जिसका वजन और आश्रय के साथ देने को आराम देने की कोशिश करता है। उन्होंने तरल को हिलाया जो इस झंझट में फंस जाता है, जैसा कि वे कुछ मिनटों के लिए गर्मी में जाना जाते थे। उनमें से प्रत्येक दुनिया में कोई भी कभी भी रेट्रैप विक्रेता के लिए दयालु नहीं था। फोर्ज में विभिन्न प्रकार की आवाज़ों के बारे में बुरा सोचने लगा। एक बड़ा सा बोला था जो बड़ी ही आवाज के साथ आग में हवा निकाल रहा था। क्षणों के दौरान इन विचारों ने उसे कोयले के फटने की आवाज थी, इसलिए
एक उन लोगों के बारे में बुरा सोचता रहा है जो उससे परिचित थे, जो आवाजें मिल के बाहर से आ लोगों की कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीजों के गति वाली उत्तरी हवा जो विंटों की टाइल वाली छत के खिलाफ बारिश की बूंदों से एक शाम चूहेदानी विक्रेता बहुत धीमी गति से प्रकार की ध्वनियों के कारण था कि लोहार को छोटी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे का द्वार खोला था और प्रवेश किया। वह झोपड़ी तक गया और आया और आश्रय पाने के लिए दरवाजा खटखटाया। बहुत से बेघर लोग जाली की रोशनी से की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन जो खिड़की के शीशों से झांके व्यक्ति ने उसकी जो जले हुए कोयले के काले पाउडर से वह पत्नी और बच्चों के बिना एक वे वहां शरण लेना चाहते थे। बूढ़ा वे जलाती आग की मदद से खुद को गर्म कर लेते। तो बूढ़े व्यक्ति ने लोहार खाने के लिए कुछ दलिया दिया और फिर अपने तंबाकू को अतिथि के साथ साझा किया। उन्होंने बस उसकी तरफ देखा। इसके बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। विक्रेता की उपस्थिति अन्य विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपनी लंबी दाढ़ी को साझा करने में गंदे थे, पुराने पहने हुए कपड़े पहने थे और उनके सीने से लटकती उसे बताता है कि वह एक अमीर आदमी पैदल यात्री ने लोहार से अनुमति लेने की कोशिश की ताकि वह एक रात की वह अभी बूढ़ा था और काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर अपने जीवन यापन के साथ पेडलर को अनुमति दी और उसे एक भी शब्द नहीं कहा। पैदल चलने वाले ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य खुद को गर्म करना और सोना था। उन दिनों में रामजो लोहे की चक्की का मालिक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसका उद्देश्य केवल सबसे अच्छा लोहा बाजार में बेचना था। इसलिए वह रात और दिन दोनों के दौरान श्रमिकों पर नजर रखता था। मालिक रात की निरीक्षण यात्रा पर था जब पैदल यात्री ने फोर्ज में प्रवेश किया। लोहारों के विपरीत आयरन मास्टर ने एक बार पेडलर को देखा जो भट्टी के इतने करीब बैठा था कि उसके फटे कपड़ों में से भाप निकल रही थी। वह न केवल उसके पास गया बल्कि उस वांडरर की टोपी को भी हटा दिया जो एक तरफ मुड़ी हुई थी ताकि वह उस आदमी का चेहरा स्पष्ट देख सके। जब लोहे के मालिक ने पेडलर की टोपी उतार दी तो उसने उसे एक पुराने परिचित निल्स ओलफ के रूप में गलत समझ लिया। पेडलर उसे नहीं जानता था और न ही उसने पहले इस आदमी को देखा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस आदमी ने उसे अपने पुराने साथी के रूप में गलत समझ लिया और उसे दया से कुछ पैसे दे दिए तो यह अच्छी बात होगी। इसलिए उसने उसे यह नहीं बताया कि वह निल्स ओलफ नहीं है। इसलिए पेडलर ने लोहे के मालिक के साथ यह कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीजें उसके साथ अच्छी तरह से नहीं हुई हैं। इस पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया कि उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह इस्तीफा देते समय रेजिमेंट में काम कर रहे होते तो वह ऐसा नहीं करते। बाद में उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। पेडलर को लोहे के मास्टर के स्थान पर जाना अच्छा नहीं लगता। वह एक पुराने सैनिक के बड़े घर में जाने के विचार से भयभीत था जो उसके अनुसार सुरक्षित नहीं था। आखिर उसके पास चोरी के पैसे थे। वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उनके इरादे फोर्गे में सोने के थे और फिर वहां से भी बिना देखे ही चले गए। लोहे के मालिक को अपने दोस्त की दयनीय स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे यह कहकर सहज बनाने की कोशिश की कि उसे अपने घर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए क्योंकि उसका घर एक साधारण था। उसने उससे कहा कि उसकी पत्नी अब और नहीं है और उसने कहा कि उसे इस बारे में पता होना चाहिए। फिर उसने उसे बताया कि उसके दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं। केवल उन्हें और उनकी बेटी को घर पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने उसे अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वह और उनकी बेटी क्रिसमस की दावत में कुछ अच्छी कंपनी बना सकें। हालांकि आयरन मास्टर ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पैडल ने उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो अंत में वह लोहार स्टर्जनस्ट्रॉम से कहता है कि ऐसा लगता था कि कैप्टन वॉन स्टाले पेडलर फोर्ज में उसके साथ रहना चाहता था। फिर वह हंसा और चला गया, लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है। आधे घंटे के अंतराल के बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी बेटी अपने दोस्त को घर ला सकती है क्योंकि उनका मानना था कि वह दूसरों को मनाने में बेहतर थी। लोहे के मालिक की बेटी ने अपने परिचारक के साथ मिल में प्रवेश किया जो एक बड़ा फर कोट ले जा रहा था। वह एक विनम्र लड़की थी जो बहुत शर्मीली थी। जब उसने प्रवेश किया तो सभी उसी तरह व्यस्त थे जैसे वे पहले थे। लोहार अभी भी अपने प्रशिक्षुओं के साथ बेंच पर बैठा था और लोहे पर काम कर रहा था। वह पैदल चली गई और अपनी टोपी उतार दी। पेडलर एक आँख खोलकर सो गया और जैसे ही उसने उसे देखा वह चौंक गया और उछल पड़ा। उसने खुद को एडला विलियमसन के रूप में पेश किया और उस कठिन समय के बारे में सुनकर अफसोस हुआ जो वह सामना कर रहा था। उसने उसे समझाया कि वह अपने पिता की अनुमति से उसे घर ले जाने के लिए आई थी। एडला को पेडलर के प्रति सहानुभूति थी,
लेकिन फिर उसने देखा कि उसके डर के पीछे का कारण यह हो सकता है कि या तो उसने डकैती की थी या जेल तोड़ दी थी। इसलिए उसने कहा कि वह किसी भी समय अपने घर को छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह चाहती थी कि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर परिवार के साथ ही रहे। एडला बहुत अच्छे तरीके से पेडलर से बात कर रही थी, जिससे उसे विश्वास हो गया और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। पैदल यात्री ने वैलेट द्वारा प्रस्तुत फर कोट पहना और महिला के साथ चल दिया। उसने कमरे के अन्य लोगों को नोटिस करने की भी जहमत नहीं उठाई। घर के रास्ते पर पेडलर को लगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया है, उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। उसने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो वह इस तरह नहीं फंसता। पैसा एक चारा था जो उसे एक जाल में ले गया था। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी डाइनिंग टेबल पर थे। आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि उन्हें पेडलर के लिए कुछ अच्छा करना है और उसके लिए कुछ बेहतर काम खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लोहे के मालिक की बेटी ने कहा कि यह देखना अजीब था कि पैदल यात्री इतने कठिन समय में था और यह हावभाव से बिल्कुल नहीं लगता कि वह व्यक्ति शिक्षित है। यह सुनकर आयरन मास्टर ने स्पष्ट किया कि यह उनकी बुरी स्थिति के कारण था। उन्होंने यह भी कहा कि आदमी साफ सुथरा होने और कपड़े पहनने के बाद अलग व्यवहार करेगा। जबकि पिता पुत्री दोनों ही पेडलर के बारे में चर्चा कर रहे थे, वे वैलेट के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह साफ सुथरा दिख रहा था क्योंकि उसने स्नान किया था और उसके बाल कटे थे। उसने आयरन मास्टर के कपड़े और जूते पहने हुए थे, एक शर्ट जिसमें एक झुका हुआ कॉलर और जूते थे जो पूरे पैरों को कवर करता था। अपनी अच्छी तरह से तैयार मेहमान को देखने के बाद आयरन मास्टर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसका साथी नहीं था। वह समझ गया कि उसने किसी अजनबी को अपना पुराना दोस्त समझ लिया है। वह उस पर चिल्लाया और उसे सच सच बताने के लिए कहा। पेडलर जानता था कि लोहे का मालिक यह पता लगा सकता है कि वह उसका पुराना दोस्त नहीं था। जैसा कि वह पहले से ही यह जानता था, वह परिणामों के लिए तैयार था और उसे लगा कि शानदार उपचार समाप्त होने वाला है। पेडलर ने यह समझाने की कोशिश की कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह केवल फोर्ज में रहने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है और फिर से अपने कपड़े पहनने के लिए तैयार हैं। इस पर आयरन मास्टर ने झिझकते हुए कहा कि पेडलर काफी ईमानदार नहीं था और इसलिए वह शेरिफ को बुलाना चाहता था। पेडलर शेरिफ के बारे में सुनकर इतना क्रोधित हो जाता है कि मुट्ठी को मेज पर मारता है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया एक जाल है और सभी अच्छी चीजें पनीर की तरह हैं और सूअर के मांस के छोटे टुकड़े चूहे के लिए चारा हैं जो इसे फंसाने के लिए पेश किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयरन मास्टर को यह भी कहा कि हो सकता है कि वह आज जेल में कैद हो जाए, लेकिन एक दिन आयरन मास्टर भी इस तरह फंस जाएगा। लोहे के मालिक ने पेडलर के शब्दों को पसंद किया और शेरिफ को नहीं बुलाने का फैसला किया। लेकिन आयरन मास्टर ने पेडलर को तुरंत घर से निकलने के लिए कहा। आयरन मास्टर की बेटी ने पेडलर को रोक दिया। वह गरीब साथी की मदद करना चाहती थी। सुबह से वह योजना बना रही थी कि क्रिसमस के अवसर पर वह पेडलर को कैसे खुश कर सकती है। इसलिए वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ गई और दरवाज़ा बंद करके उसे रोक दिया। उसने पेडलर के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है। वह जहां भी गया था वहां से बाहर कर दिया गया था और वह हमेशा गिरफ्तार होने से बचाने के लिए दौड़ता रहता था। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह शांति के साथ क्रिसमस का आनंद ले, क्योंकि उन्होंने बार उससे एक वादा आदमी किया था जो तार से बनी छोटी चूहेदानियां क्रिसमस पर एक आदमी को दूर नहीं भेजना चाहिए। ये चूहेदानियां उसके द्वारा आदमी को खाली समय में खुशी का वादा किया था। वह भंडार या बड़े मालिक से भीख मांग कर आवश्यक सामग्री का जवाब नहीं मिल पा रहा था। फिर भी उनका व्यवसाय केवल यही लाभ नहीं था कि वह दूसरों को समझाने में अच्छी कोशिश कर जीवित रहने के लिए उसे भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। लेकिन उसने उसे चेतावनी भी दी, पुराने और फटे हुए थे। उसके फैसले से उन पर कुपोषण के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खिंच गए थे। लड़की पेडलर को टेबल पर ले गई और उसे खाना दिया। उसने देखा कि विक्रेता का जीवन बहुत दुखद और सहमति दी थी। वह बेघर चलने वाले ने कोई शब्द नहीं कहा पैरों के खाना शुरू कर दिया। वह सड़क पर चला गया, हालांकि वह अपने इरादों के बारे में संदिग्ध था और लेकिन एक दिन वह विचारों से एक श्रृंखला में खो गया जिसे उसने खाना खाने के बाद सोने चला गया। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और गेस्ट हाउस में उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया में एक बार दोपहर में उठा था, शहर और गांव शामिल का भोजन करने के बाद चूहेदानी सोने चला गया।
यह ऐसा था जैसे उसे दुनिया के चैन से सोने का मौका न मिला हो, जैसा उसे इस जगह पर केवल पनीर और पोर्क की तरह एक प्रलोभन के अलावा परिवार ने उन्हें जगाया कि हम चूहे को पकड़ने के लिए चारा के रूप में पेश करते हैं। वह पलक झपकाते हुए वहां खड़ा हो गया, जैसे ही कोई व्यक्ति वह मोमबत्तियों की भोजन और आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है। फिर सोने चला गया। वह एक बार इस झंझट में फंस जाता है। उसे क्रिसमस मछली और दलिया के खाने के रूप में जाना जाता है। रात का खाना कोई भी कभी भी रेड ट्रैप पेडलर ने सभी को धन्यवाद दिया। इस आयरन मास्टर की बेटी ने के बारे में जो कपड़े उसे दिए गए थे वह उसके पिता के लिए पसंदीदा शगल बन गया था। इस क्षणों के दौरान उन्हें अपने विचारों ने उसे खुश कर दिया। उसने अगले क्रिसमस की उन लोगों के बारे में अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी आमंत्रित किया और वादा किया कि वह उन लोगों की कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीजों के पास इसके लिए कोई और वे नहीं था और उसने आश्चर्य से लड़की को देखा। एक शाम चूहेदानी अगले दिन दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी सुबह सुबह क्रिसमस की सेवा के लिए छोटी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे अपने सोते हुए अतिथि को परेशान वह झोपड़ी तक गया और रात को आश्रय के मालिक और उसकी बेटी दोनों को पता चला था कि एक चूहेदानी उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत उन्होंने महसूस किया कि वह वही आदमी था जिसे उन्होंने मेहमान की पत्नी और बच्चों के बिना एक अकेला बूढ़ा आयरन मास्टर ने कहा कि यह उनकी बेटी थी उस रात उसका साथ आश्रय देने के लिए जोर दिया था और सोच रहा था बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए कुछ दलिया दिया और फिर अपने तंबाकू पर पहुंचने के साथ साझा लोहे के मालिक ने वैलेट से पेडलर के बाद दोनों रात तक कार्ड खेलते रहे। उसने उसे यह भी बताया कि विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपने आश्चर्य को साझा करने में वैलेट ने उसे बताया कि पेडलर ने कुछ लेने के बजाय मिस विल्मेसन के लिए उसे बताता है कि वह एक अमीर आदमी था। जब वह किराए के खेत आयरन मास्टर की बेटी ने उपहार खोला। चूंकि वह अभी बूढ़ा था और बुरी तरह से पैक था कि वह आसानी से अनुमान लगा अपने जीवन यापन के लिए अंदर क्या था। एक चूहेदानी और 3 क्रोनर नोटों के अलावा एक पत्र था। पेडलर ने अपने मेजबान को धन्यवाद दिया था जिसने उसकी ऐसे देखभाल की थी जैसे कि वह एक असली कप्तान था। बदले में उसने उसे एक चूहेदानी उपहार में दी और उसे चोरी के पैसे वृद्ध व्यक्ति को वापस करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह लड़की ऐसा जरिया थी जिसने उन्हें एक पेडलर से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर इस संसार की चूहेदानी से मुक्त कर दिया। अंत में उन्होंने कप्तान वॉन स्टाहले के रूप में इस पत्र पर दस्तखत किए।